हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। आज हम मास्टर योर माइंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सब बात करते हैं, राइट? हम इस डीप डाइव में एक्चुअली अनपैक करेंगे कि हमारा दिमाग सच में हैक कैसे होता है और हम उस स्टीयरिंग व्हील को वापस कैसे ले सकते हैं। मतलब हमें लगता है कि हमारी लाइफ हमारे कॉन्शियस डिसीजन से चल रही है। हम सुबह उठते हैं और लगता है कि हमने चूज किया क्या पहनना है या क्या खाना है, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। ऑथर कहते हैं कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द माइंड इज रियलाइजिंग कि कॉन्शियस माइंड एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल में जीता है। वेट, मतलब एक पीआर डिपार्टमेंट की तरह? एग्जैक्टली वो बस एक पीआर डिपार्टमेंट है जो बैकग्राउंड में चल रहे एक्चुअल डिसीजंस को जस्टिफाई कर रहा होता है। पर हम तो पूरा दिन कॉन्शियसली ही हर चीज प्रोसेस कर रहे होते हैं ना। मैं ऑफिस में फोकस कर रही हूँ, ईमेल्स ड्राफ्ट कर रही हूँ, तो मैं ही तो कंट्रोल में हूँ। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है यार। राइटर ने कमाल की बात कही है और यहाँ न्यूरोसाइंस पिक्चर में आती है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक टाइम पर सिर्फ 5 से 9 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैंडल कर पाता है। वेट, सिर्फ 5 से 9? हाँ, उसकी बैंडविड्थ बस इतनी ही है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो हर सेकंड 2 मिलियन बिट्स ऑफ डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। वेट, व्हाट? 2 मिलियन? यार ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़े इजी करके बताओ। बेसिकली 5-9 पीसेस और उधर 2 मिलियन बिट्स हर एक सेकंड में। ये डिफरेंस तो इतना मैसिव है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे हम टिपिकल इंडियन ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं। कॉन्शियसली हमारा फोकस कहाँ होता है? आगे वाले ऑटो पे जो अचानक ब्रेक मारने वाला है। सही बात। या फिर रेड लाइट के टाइमर पर। ये वो 5-9 चीजें हैं जो कॉन्शियस माइंड संभाल रहा है। पर उस एग्जैक्ट सेकंड में हमारा ब्रेन साइड में खड़े पेडेस्ट्रियंस की मूवमेंट्स को, रोड के पॉटहोल्स के पैटर्न को और बैकग्राउंड में बज रहे हॉन्क्स को ऑब्जर्व कर रहा है। यहां तक कि गाड़ी के एसी के टेम्परेचर को भी प्रोसेस कर रहा है। ओह वाओ, मतलब हर सेकंड 2 मिलियन बिट्स ऑफ डेटा एब्जॉर्ब करके बॉडी को एडजस्ट कर रहा है बिना हमें बताए। एब्सोल्युटली, क्योंकि ब्रेन एक सर्वाइवल इंजन है। अगर वो हर छोटी चीज कॉन्शियस माइंड को भेजेगा तो हमारा सिस्टम लिटरली ओवरलोड होकर क्रैश कर जाएगा। इसीलिए एवोल्यूशन ने मोस्टली हैबिट्स और डेटा को सबकॉन्शियस में पुश कर दिया है। कार्ल युंग का एक बहुत डीप कोट है। उन्होंने कहा था कि अंटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। हिडन पैटर्न्स ही हमारी लाइफ कंट्रोल करेंगे। हाँ, और हम फ्रस्ट्रेट होकर कहेंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर लॉजिकल प्रोग्रेशन देखें तो अगर हमारा सबकॉन्शियस एक स्पंज की तरह हर सेकंड इतना डेटा एब्जॉर्ब कर रहा है बिना फिल्टर के, तो आज की मॉडर्न दुनिया में वो क्या खा रहा है? वही सबसे बड़ा ट्रैप है। ऑथर कहते हैं कि आजकल की एडवर्टाइजिंग और मॉडर्न मीडिया नेगेटिव मेंटल डिवाइसेस बन चुके हैं। हमें लगता है कि अरे मुझ पर टीवी एड्स या इंस्टाग्राम रील्स का असर नहीं होता। राइट, हम सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं इन सब से। एग्जैक्टली। लेकिन कॉन्शियस माइंड भले ही उस एड को इलॉजिकल बोलकर इग्नोर कर दे, वो 2 मिलियन बिट्स वाला सबकॉन्शियस हर फ्रेम, हर कलर और हर हिडन फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड कर रहा है। एड एजेंसीज $1 बिलियन रिसर्च करते हैं उस सबकॉन्शियस को बाईपास करने के लिए। नो वे। बेसिकली हम हैक हो चुके हैं। हम सोचेंगे हमें एक नया महंगा फोन चाहिए क्योंकि उसके फीचर्स अच्छे हैं, पर एक्चुअली वो थॉट हमारा था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। वो डिजायर महीनों पहले किसी एड कैंपेन ने प्लांट किया था। इसीलिए कंज्यूमरिज्म इतने पीक पर है और लोग फोन के लिए $1000 तक पे कर रहे हैं। सबकॉन्शियस मैनिपुलेट हो चुका है। मीडिया नेचुरली नेगेटिविटी और आउटरीच को प्रायोरिटाइज करता है क्योंकि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करता है। तो जब हम दिन भर आउटरेज और एंजाइटी वाली न्यूज कंज्यूम करते हैं तो सबकॉन्शियस उस नेगेटिव डेटा को बेस रियलिटी मान लेता है और फिर हम एक्चुअली ओवर रिएक्टिव बन जाते हैं। सही पकड़ा है। पर इस ट्रैप से बचें कैसे? फोन और मीडिया तो अब लाइफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गए हैं। इसीलिए राइटर सजेस्ट करते हैं कि अगर माइंड को मास्टर करना है तो सबसे पहले एनवायरनमेंट को ड्रास्टिकली फिल्टर करना होगा। मिनिमलिज्म कोई एस्थेटिक चॉइस नहीं है, ये एक कॉग्निटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। वेट, कॉग्निटिव डिफेंस मैकेनिज्म? मतलब अगर बाहर का एनवायरनमेंट क्योटिक है, बहुत सारी चीजें हैं, क्लटर है, तो सबकॉन्शियस माइंड उन सबको प्रोसेस करने में एनर्जी वेस्ट कर रहा है। द आउटर रिफ्लेक्ट्स द इनर। So basically minimalism is like stopping a DDoS attack on our brain. हाँ, बहुत एक्यूरेट एनालॉजी है। अपना रूम क्लीन करना, ऑफिस डेस्क साफ रखना, कंप्यूटर की अननेसेसरी फाइल्स डिलीट करना या सुबह उठकर अपना बेड बनाना। जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो दिमाग की बैंडविड्थ फ्री होती है। और ऑब्वियसली अननेसेसरी केबल टीवी हटाना या रात को स्पेसिफिक टाइम पर फोन स्विच ऑफ करना,
ये डिसिप्लिन का डायरेक्ट हिस्सा है। ओके, ये सुनने में बेसिक लगता है, पर इट मेक्स सो मच सेंस। हम अपने दिमाग का लोड प्रैक्टिकली कम कर रहे हैं आउटर स्पेस क्लियर करके। पर लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर। हमने कमरा साफ कर लिया, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए, बट ब्रेन इज स्टिल अ फिजिकल ऑर्गन ना। बिल्कुल। अगर बॉडी के अंदर का केमिकल एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं है, तो बाहर की शांति क्या उखाड़ लेगी? बिल्कुल सही कनेक्शन है। ये वो फाउंडेशन है जहां मोस्टली लोग फेल होते हैं। ऑथर डायरेक्टली कहते हैं कि काउच पर बैठकर टीवी देखते हुए और शुगर लोडेड आइसक्रीम खाते हुए अपने माइंड का मास्टर बनने का सपना देखना एक जोक है। आई मीन हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ कोई हवा में तैरती हुई स्पिरिचुअल चीज थोड़ी ना है। के अलावा हमारे मूड और बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। थोड़ा और स्पेसिफिकली बताओ, लाइक बिहेवियर और डाइट एग्जैक्टली कैसे लिंक हो रहे हैं यहाँ? मतलब हमारा गट ब्रेन एक्सिस एक रियल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। अगर हम हाईली प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव शुगर और कैफीन पर चल रहे हैं तो बॉडी कॉन्स्टेंटली ब्लड शुगर स्पाइक्स और क्रैशेस एक्सपीरियंस कर रही है। और जब ब्लड शुगर क्रैश होता है तो मूड स्विंग होता है। एग्जैक्टली। कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो स्पाइक होता है। उस वक्त हम कितना भी रैशनली सोचें, मूड इरिटेबल ही रहेगा। विल पावर एक्चुअली एक फाइनाइट बायोलॉजिकल रिसोर्स है। इस रियलिटी चेक के लिए ऑथर कहते हैं कि एक हफ्ते के लिए शुगर या कैफीन छोड़ के देखो। वो एक हफ्ते के लिए? आई मीन सुबह की चाय छोड़ने का ट्राई करो तो असलियत पता चलती है कि हम कितने डिपेंडेंट हैं। वो एक कप चाय के बिना तो लगता है अस्तित्व ही खत्म हो गया। वही तो, वो एक चाय की आदत दिखाती है कि कॉन्शियसली हम कितने कमजोर हैं। विड्रॉल्स हिट करते हैं और जब किसी शॉप में घुसते हैं तो इंस्टिंक्टिवली हाथ अनहेल्दी चीज की तरफ पड़ता है। तब समझ आता है कि बायोलॉजी हमें कैसे पपेट की तरह नचा रही है। ट्रू। तो जब इस फंडामेंटल फिजिकल लेवल पर कंट्रोल आता है, तभी हम डीप मेंटल ट्रेनिंग के लिए रेडी होते हैं। सही कहा। और यहाँ मेडिटेशन जैसे डीप प्रैक्टिसेस आते हैं। ओके, मेडिटेशन सबको पता है, ध्यान लगाना चाहिए। पर सच में एक बिजी जिंदगी में इसका एक्चुअल स्ट्रक्चरल लॉजिक क्या है माइंड मास्टरी के पर्सपेक्टिव से? लॉजिक बहुत क्लियर है। मेडिटेशन स्पेसिफिकली जैसे विपासना या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्स होने का तरीका नहीं है। ये अपने थॉट्स को बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करने की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग है। जैसे हमने शुरू में बात की कि सबकॉन्शियस माइंड में 2 मिलियन बिट्स प्रोसेस हो रहे हैं और वो हर चीज पर रिएक्ट कर रहा है। हाँ, मेडिटेशन में हम फिजिकली उस हैबिट को ब्रेक करते हैं, आराम से बैठते हैं और जब कोई थॉट या अर्ज आती है हम रिएक्ट नहीं करते हैं। धीरे धीरे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज रीवायर होते हैं और ऑथर इसमें एक बहुत एक्सट्रीम प्रोटोकॉल सजेस्ट करते हैं, एक 11 दिन का साइलेंट रिट्रीट। अच्छा, 11 दिन बिना फोन के? ये तो इम्पॉसिबल लगता है। आई मीन प्रैक्टिकलिटी देखो, कौन सा वर्किंग प्रोफेशनल या पेरेंट 11 दिन गायब हो सकता है? ये थोड़ा आउट ऑफ रीच नहीं लग रहा? ये पुशबैक बिल्कुल वैलिड है। 11 दिन का स्ट्रेच सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, बट रिट्रीट का कोर मैकेनिज्म समझना जरूरी है। इस स्ट्रिक्ट शेड्यूल में होता क्या है? नेचर के बीच रहना, वीगन डाइट, नो अल्कोहल, नो शुगर और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल 100% कट ऑफ। और कोई बातचीत भी नहीं? नो रीडिंग, नो टॉकिंग? पर मकसद क्या है इसका? इसका मकसद वेकेशन मनाना नहीं है। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है कंट्रास्ट क्रिएट करना। कॉन्ट्रास्ट मतलब हमारी नॉर्मल लाइफ और उस साइलेंस के बीच का डिफरेंस। एग्जैक्टली। पहले 3-4 दिन तो इंसान सिवियरली विड्रॉल में रहता है, दिमाग में इतना शोर होता है। पर जब एक बार वो पीसफुल स्टेट ऑफ बेसलाइन सेट हो जाती है, वहां से जब वापस एवरीडे वर्क एनवायरनमेंट में आते हैं, तब अचानक से पता चलता है कि हमारा नॉर्मल एनवायरनमेंट कितना साइकोटिक और हाइपर स्टिमुलेटेड है। हम बेसिकली टॉक्सिक सूप में रहने के आदी हो चुके होते हैं। जब तक बाहर निकलकर फ्रेश हवा नहीं लेते, उस पोल्यूशन का एहसास नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए जो 11 दिन नहीं निकाल सकते उन्हें वीकेंड्स पर 2 दिन के टेक फ्री माइक्रो रिट्रीट्स ट्राई करने चाहिए। कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करना मेन गोल है। ओके, दैट मेक्स सेंस। माइक्रो रिट्रीट्स आर डूएबल। पर जब हम साइलेंस में बैठे हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो ऑब्वियसली पास्ट का सब बैगेज, सारे अनहील्ड इमोशंस, गुस्सा, डर सब सरफेस पर आते होंगे। वहां एग्जैक्टली करना क्या है? ये कॉन्वर्सेशन का सबसे डेलिकेट और क्रूशल पॉइंट है और यहाँ मॉडर्न पॉप साइकोलॉजी और डीप साइको एनालिसिस डायरेक्ट क्लैश में आते हैं। एक तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट है जो एस्थर और जेरी हिक्स ने मेन स्ट्रीम बनाया। राइट, जिसमें फोकस होता है ऑन पॉजिटिव वाइब्स, इग्नोर द नेगेटिव
और यूनिवर्स से अच्छी चीजें अट्रैक्ट करो। पॉजिटिव मोमेंटम हम सब ने काफी सुना है, बट आई फील लाइक ये कभी-कभी थोड़ा फोर्स्ड लगता है। फॉर्स लगता है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। और यही पॉइंट कार्ल युंग के शैडो वर्क वाले कॉन्सेप्ट से टैकल होता है। युंग का क्लियर मानना था कि हर इंसान की साइकी का एक शैडो हिस्सा होता है। ये शैडो हमारे उन इमोशंस का बेसमेंट है जिसे हमने सोसाइटी, पेरेंट्स या खुद के डर से रिप्रेस कर दिया है। जैसे गुस्सा, जेलसी, सेल्फिश डिजायर्स। हाँ, अगर इन नेगेटिव इमोशंस को फुली एक्नॉलेज और स्क्रूटनाइज नहीं किया गया तो वो गायब नहीं होते। वो सबकॉन्शियस ऑटो पायलट में बैठकर बैकग्राउंड से लाइफ सैबोटाज करते रहते हैं। आई मीन सेंटेंस फिनिश करूं तो मतलब हमेशा वो गुड वाइब्स ओनली वाली टॉक्सिक पॉजिटिविटी काम नहीं आती। अपने डार्क साइड या गुस्से को भी जेन्युइनली फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक्चुअली शैडो को और बड़ा और खतरनाक बनाती है। राइटर ने इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए पीपल प्लीजर्स का बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम्पल दिया है। जो लोग हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। वही, उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि गुस्सा करना या नो बोलना बैड मैनर्स हैं। वो आउटवर्डली बहुत नाइस होते हैं, लेकिन उनके अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड हो रहा होता है। उन्हें अपने अंदर के गुस्से को प्रॉपरली चैनल करना और ओपनली लोगों को नो बोलना सीखना होगा। अगर वो बाउंड्री सैक्रिफाइस करके दूसरों का काम करते रहेंगे तो वो अनएक्सप्रेस्ड गुस्सा उनकी बॉडी में क्रॉनिक स्ट्रेस या पैसिव अग्रेसिवनेस बनकर फूटेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक के साथ साथ अपने शैडो की डार्क रियलिटी को एक्सेप्ट करना माइंड मास्टरी का कोर पिलर है। वाओ, पीपल प्लीजर्स को अपने गुस्से से दोस्ती करनी पड़ेगी। ये उतना ही काउंटर इंट्यूटिव है जितना ब्रिलियंट है, क्योंकि हमें लगता है कि गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है जिसे अवॉइड करना है, पर एक्चुअली वो बाउंड्रीज की प्रोटेक्शन के लिए एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। तो लेट्स मैप दिस आउट। हाँ बताओ। हमने डाइट से बायोलॉजिकल फाउंडेशन ठीक कर ली, मिनिमलिज्म से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट साफ कर लिया, साइलेंस से मेंटल रैम क्लियर कर ली और शैडो वर्क से इमोशनल बैगेज प्रोसेस कर लिया। अब बेसिकली हमारा दिमाग एक ब्लैंक स्लेट बन गया है। आगे क्या है? अब जब पुराना बैगेज क्लियर हो गया तो एनर्जी फ्री हो जाती है। अब वक्त आता है माइंड को एक्सपैंड करने का, नए डायमेंशंस खोलने का, थ्रू क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी लॉजिक को लिमिट से ज्यादा वैल्यू करती है। लॉजिक बेसिकली पास्ट डेटा को रीअरेंज करने का तरीका है, राइट? सही कहा। लेकिन इमेजिनेशन आउट ऑफ द बॉक्स नए पैटर्न्स क्रिएट करती है। आइंस्टाइन ने बहुत प्रोफाउंडली इसको फ्रेम किया था कि लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल गेट यू एनीवेयर। आई लव दैट। ए टू बी सेफ प्रिडिक्शन पे बेस्ड है, पर एनीवेयर ये तो एक्चुअल लीप है जहां इनोवेशन होती है। बिल्कुल। स्टीव जॉब्स ने कोई पुराना सीक्वेंशियल सिस्टम फॉलो नहीं किया था जब उन्होंने आईफोन बनाया। उन्होंने फिजिकली एक नया पैराडाइम इमेजिन किया। टेस्ला और स्पेसएक्स लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से स्टार्ट हुए थे। लॉजिकल ब्रेन हर चीज को सेफ्टी के लिए सीक्वेंशियल फैशन में लॉक करना चाहता है। लेकिन क्रिएटिविटी उस बाउंड्री को तोड़ती है बिना रैशनैलिटी की फिक्र किए। एग्जैक्टली। और इस क्रिएटिव स्टेट को ट्रिगर करने के लिए, अपने न्यूरल पाथवेज को फिजिकली बदलने के लिए ऑथर एक बहुत स्पेसिफिक टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं इमर्जन। इमर्जन, आई मीन अपने आप को किसी बिल्कुल नई चीज में पूरी तरह डाल देना। हाँ, जैसे ट्रैवल करना इमर्जन का एक क्लासिक फॉर्म है। जब वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो बेसिकली गोल ओरिएंटेड होते हैं, इंडिया या थाईलैंड आते हैं, तो उन्हें एक बिल्कुल अलग कल्चरल रिदम फेस करनी पड़ती है। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में लिविंग इन द कियोस स्टाइल होता है। जब हम फिजिकली किसी नए एनवायरनमेंट में इमर्स होते हैं तो ब्रेन पुराने पैटर्न्स पर रिलाय नहीं कर पाता, उसे नए कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। मार्क जुकरबर्ग का एग्जाम्पल बहुत फेमस है। उन्होंने 1 साल इंटेंसली मैंडरिन चाइनीज सीखने में इमर्शन किया था ताकि वो नए कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स डेवलप कर सकें। लेकिन इसका एक और एक्सट्रीम और अनकंफर्टेबल वर्जन है जिसे पेनफुल इमर्शन कहते हैं। पेनफुल इमर्जन, नाम से ही रेजिस्टेंस फील हो रही है। आई मीन बेसिकली डेलिबरेटली अपने आप को दर्द देना। ये तो थोड़ा मैसोकिज्म लग रहा है यार। नहीं, यहाँ फिजिकल इंजरी वाले दर्द की बात नहीं हो रही। पेनफुल इमर्जन का मतलब है डिलिबरेटली उस स्किल या सिचुएशन में पूरी तरह उतर जाना जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, या जो कंफर्ट जोन के बिल्कुल ऑपोजिट है। मॉडर्न दुनिया में हमारा डिफॉल्ट सेटिंग तो डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना होता है ना। पर न्यूरोप्लास्टिसिटी डिस्कम्फर्ट में ही सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पेनफुल इमर्जन होगा कि लगातार 1 महीने तक हर वीक ओपन माइक नाइट्स में जाना और स्टेज पर खड़े होना। आई मीन ये तो वैसा हुआ जैसे किसी प्योर स्पिन बॉलर को फास्ट बॉलिंग फेस करने भेज दिया हो। डर लगता है पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी हाई होती है
कि हम स्ट्रेच होते हैं और नए तरीके सीखते हैं। वही एग्जैक्ट साइंस है इसके पीछे। डिस्कम्फर्ट ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि पुराने मॉडल्स अब काम नहीं आ रहे, लिटरली नए न्यूरॉन्स वायर करने पड़ेंगे। जो चीज जितनी फॉरेन और अनकंफर्टेबल होगी वो दिमाग को उतना ही ड्रास्टिकली एक्सपैंड करेगी। ये बहुत ही इंटेंस अप्रोच है। और माइंड एक्सपेंशन का जो फाइनल फेज ऑथर डिस्कस करते हैं वो है ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स को डीपली समझना, दुनिया को एनालाइज करने के नए लेंस डेवलप करना। क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से दुनिया देखना मेंटली बहुत लिमिटिंग हो जाता है। और आजकल हमारा एक ही डोमिनेंट लेंस बन चुका है, वेस्टर्न साइंस और डेटा ड्रिवन मैट्रिक्स। पर ऑथर स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करते हैं कि सिर्फ वेस्टर्न रिडक्शनिस्ट साइंस काफी नहीं है। हम लॉजिकली असर्ट करते हैं कि यही बेस्ट मेथड है, पर सोसाइटी के मैक्रो रिजल्ट्स देखो। लोग फिजिकली बीमार हैं, ऑटो इम्यून इश्यूज बढ़ रहे हैं, टेक एडिक्टेड हैं और मेंटल हेल्थ क्राइसिस पीक पर है। अगर वेस्टर्न साइंस हर चीज का आंसर होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती। इसीलिए माइंड को जेन्युइनली एम्पावर करने के लिए हमें एंशिएंट ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स के मैकेनिज्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, आई नो ये इंडिया का एंशिएंट सिस्टम है, पर मेंटल फ्रेमवर्क में ये कैसे फिट होता है? क्योंकि आयुर्वेदा सिर्फ हर्ब्स नहीं है, ये बायोलॉजी को समझने का एक कंप्लीटली अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आयुर्वेदा कहता है कि हर इंसान मेनली 3 एनर्जीज वाता, पित्ता, कफा का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। वेस्टर्न साइंस न्यूट्रिशन को यूनिवर्सल मैक्रोज और कैलोरीज में तोड़ देती है। पर आयुर्वेदा रिकग्नाइज करता है कि एक डाइट जो एक पित्ता डोमिनेंट इंसान को एनर्जी देगी, वही सेम डाइट एक वाता इंसान का डाइजेशन अपसेट कर सकती है। सही कहा, ये एनर्जीज फिजिकली हमारे नर्वस सिस्टम और डाइजेशन की टेंडेंसीज को मैप करती हैं। इस नॉलेज से हम उन गैप्स को फिल कर सकते हैं जहां डेटा फेल हो जाता है। और ऐसी और भी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे प्रेजेंटिज्म। प्रेजेंटिज्म साउंड्स लाइक एकार्ट टोले का द पावर ऑफ नाउ वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें फोकस इज इंटायरली ऑन लिविंग इन द प्रेजेंट। एग्जैक्टली, जिसके रूट्स बुद्धिज्म और ज़ेन प्रैक्टिसेस में डीप हैं। प्रेजेंटिज्म का कोर लॉजिक ये है कि पास्ट एक मेमोरी पैटर्न है और फ्यूचर एक प्रोजेक्शन है। दोनों साइंटिफिकली एग्जिस्ट नहीं करते। जब हम इस फ्रेमवर्क को सिंसियरली अपना लेते हैं तो टेम्पोरल एंग्जाइटी यानी पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर की वरी बायोलॉजिकली डिसॉल्व होने लगती है। और एक आखिरी बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जिसका मेंशन करना जरूरी है, वो है स्टोइसिज्म। ओ, स्टोइसिज्म, ये तो आजकल इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रहा है। टेक एग्जीक्यूटिव से लेके एथलीट्स तक सब उसकी बातें कर रहे हैं। और इसके ट्रेंड करने का रीजन उसकी शेयर यूटिलिटी है। स्टोइसिज्म एक हाईली प्रैक्टिकल फिलॉसफी है जिसके पिलर्स सेनेका और मार्कस ऑरेलियस थे। उन्होंने एक ऐसा मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जो हर सेटबैक, हर हार्डशिप को फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है। द ऑब्स्टिकल इज द वे। स्टोइसिज्म इंसान को नेगेटिव इमोशंस पर ऑब्सेस करने से रोकता है और डायरेक्टली एक्शन लेने पर फोकस करता है। पर यहाँ पर सेनेका का ही एक प्रोफाउंड वार्निंग कोड भी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोइसिज्म में वार्निंग वो क्या है? सेनेका ने कहा था, यू मस्ट लिंगर अमंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ मास्टर थिंकर्स एंड डाइजेस्ट देयर वर्क्स। मतलब मॉडर्न जमाने में हम हजारों अलग अलग पॉडकास्ट, फिलॉसफीज और बुक्स कंज्यूम कर लेते हैं, पर इतना ज्यादा पढ़ने से दिमाग एक्सपैंड नहीं होता। उल्टा कंफ्यूजन और मेंटल इंडाइजेशन हो जाता है। हर फिलॉसफी के सरफेस पर तैरने से बेहतर है कुछ मास्टर थिंकर्स को चुनो और उनके कोर लॉजिक को एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिस करो। इंफॉर्मेशन ग्लटनी से बचना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आई मीन कितना सच है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव से क्लैरिटी जरूर आती है, पर अगर हम हर नए वायरल वीडियो को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेंगे तो माइंड मास्टर बनने की जगह हम बस एक कंफ्यूज्ड लाइब्रेरी बन जाएंगे। सही पकड़ा। नॉलेज को रियल लाइफ में प्रॉपर्ली अप्लाई करना, ट्रायल और एरर से देखना, वही अल्टीमेट मास्टरी है। अपने 2 मिलियन बिट वाले सबकॉन्शियस को समझना, एनवायरनमेंट साफ करना, डाइट ठीक करना, साइलेंस और शैडो वर्क से इमोशनली क्लियर होना, फिर पेनफुल इमोशन से नए कनेक्शंस बनाना और एंशिएंट फिलॉसफीज से डेप्थ हासिल करना, ये सब मिलकर सच में एक इनविंसिबल माइंडसेट दे सकते हैं। उफ, माय माइंड इज जेन्युइनली बजिंग राइट नाउ। ये बुक और इस डीप डाइव ने कंप्लीटली पर्सपेक्टिव फ्लिप कर दिया है। आई एम टोटली ब्लोन अवे बाय द रियलाइजेशन कि जब तक हम कॉन्शियसली उस स्टीयरिंग व्हील को हाथ में नहीं लेते, एनवायरनमेंट ही ऑटो पायलट पर गाड़ी चला रहा है। और वो स्टीयरिंग व्हील नेचुरली खुद नहीं आती। उसके लिए हमें कॉन्शियसली ऑटो पायलट मोड को ऑफ करना पड़ता है हर रोज। एब्सोल्युटली।
तो इस लंबी आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन के बाद वी आर नॉट डूइंग अ सिंपल समरी टुडे। आई थिंक द बेस्ट वे टू ऑनर दीज इनसाइट्स इज टू एक्चुअली शेयर कि कल सुबह हमारी लाइफ में इंडिविजुअली क्या एग्जैक्टली चेंज होने वाला है। सो फॉर मी, मैंने डिसाइड किया है कि कल सुबह उठते ही ऑटोमेटिकली फोन स्क्रॉल करने के बजाय मैं सबसे पहले उठकर अपना बेड बनाऊंगी। अच्छी बात है। ये सुनने में बहुत छोटी डिटेल लगती है, पर वो मिनिमलिज्म एंड आउटर रिफ्लेक्ट्स इनर वाले पॉइंट ने मुझे डीपली हिट किया है। अगर बेड स्ट्रक्चर्ड बनेगा तो दिन का पहला स्टेप केओस की जगह ऑर्डर सेट करेगा मेरे सबकॉन्शियस के लिए। ये एक्शन बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड है, और मेरी साइड से मैं कल से वो पेनफुल इमर्शन वाली टेक्निक ट्राई करने का सोच रहा हूँ। मैं नेचुरली फिजिकल डिस्कम्फर्ट अवॉइड करता हूँ, तो कल मैं शैडो वर्क और डिस्कम्फर्ट को फिजिकली फील करने के लिए दिन की शुरुआत एक 5 मिनट के कोल्ड शावर से करूंगा। एक 5 मिनट का कोल्ड शावर? आउच, डर लग रहा है सुनकर ही, पर गुड लक विद दैट। थैंक्स, जरूरत पड़ेगी मुझे। बट एक्चुअली वी वांट टू लीव एवरीवन लिसनिंग विद वन फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट दैट वी डिडंट फुली एक्सप्लोर टुडे। कल जब हम सब एवरीडे रूटीन में होंगे, जस्ट इमेजिन दिस, व्हाट इफ हर वो थॉट जो दिमाग में चल रहा है वो अचानक से एक लाउडस्पीकर पर पूरी दुनिया के लिए ब्रॉडकास्ट हो जाए। ओह वाओ। क्या उस इंटरनल डायलॉग पर प्राउड फील होगा, या लोग जेन्युइनली टेरिफाई हो जाएंगे कि अंदर कितना केओस है? कल दिन भर में बस ये सोचना कि उस माइक्रोफोन पर एक्चुअली बोल कौन रहा है, हमारा एक्चुअल सेल्फ या मैनिपुलेटेड हुआ एनवायरनमेंट। दैट इज अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन। इस आज के पॉडकास्ट से विदा लेते हैं।